प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्रीदेव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव को किया संबोधित। नक्सलियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार पहुंची सरकार। 100 करोड़ की बीपीडीपी योजना से बदलेगी 22 गांवों की तस्वीर। धनबाद में एक निजी क्लिनिक में लगी भीषण आग, डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक। और रांची में कल खेले गए 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रनों से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोक देवता भगवान देव नारायण की जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान देव नारायण को विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के करियप्पा पैरेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे एक विशेष डे कवर भी जारी करेंगे। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किस तरह की है तैयारी, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह सर। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप चारों तरफ कैमरा पैन करके देख सकते हैं। पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कैडेट्स में बहुत जोश है, उत्साह है। 75 साल बेमिसाल एनसीसी की जो प्राइम मिनिस्टर रैली है इस साल, उस समय एनसीसी कुछ खास प्रोग्राम करेंगे। इस बार कुछ अलग हटके होगा अन्य वर्षों की वजह? बिल्कुल अलग हटके होगा। इस बार क्या सर 19 देशों के कैडेट भी मार्च पास्ट में निकलेंगे? बिल्कुल। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान 19 देशों से कैडेट्स आए हैं, वो पूरा हिस्सा लेंगे, मार्च पास्ट भी करेंगे और हमारे कैडेट्स तो मार्च पास्ट करेंगे ही करेंगे। दिल्ली निदेशालय के कर्नल नीरज सूद हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा? इस बार का जो एनसीसी का पीएम रैली है ये काफी स्पेशल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कार्यक्रम रात को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब तक जितनी भी रैलीज हुई ये डे के दौरान हुई और रात का जो इफेक्ट आएगा और बच्चों ने जो प्रिपरेशन की है कल्चरल प्रोग्राम और परेड की, ये इस बार की खास एक्टिविटीज होंगी। एक एनसीसी की स्पेशल मूवी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने का अवसर मिला है। मैं सदा आभारी रहूंगी। इनफैक्ट हमारा पूरा पिलानी बैंड आभारी रहेगा। मैं अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस कस्तूरी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का अवसर मिला। डीजी एनसीसी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस बार की प्रधानमंत्री रैली के तहत एक्स एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी एलुमनाइज के लिए को भी उनको वहां पे आमंत्रित किया और वहां पे उनको बुलाकर उनका मान बढ़ाया है। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली को लेकर कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार की प्रधानमंत्री रैली पिछले सालों की अपेक्षा कुछ अलग हटके होगी। इस बार कार्यक्रम दिन में आयोजित नहीं है, बल्कि शाम को ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। यही वजह है कि साल दर साल हेल्थ सेक्टर में बजट प्रावधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सरकार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और सस्ती दवाइयों की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करना है। हेल्थ सेक्टर के लोगों को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करने वाली हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए इस बजट को बहुत खास माना जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधा बढ़ाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच बनाने की, सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस लिहाज से हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। सरकार नए बजट में दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। 2018 में सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाई है, जिनको हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। अब भी हेल्थ कवरेज और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल मॉडल्स को विकसित करने की जरूरत है, ताकि वंचित आबादी को भी इसका लाभ मिल पाए। स्वास्थ्य सेक्टर में हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि ज्यादा से ज्यादा एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, जिससे आसानी हो इलाज कराने के लिए, टाइम की और बजट की भी आसानी हो, जो हमारा जेब खर्चा होता है वो कम हो। आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाया जाए और जिससे हम लोगों का जो है खर्च कम गिरे और मतलब सभी लोग हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से जो जीवन जीना चाह रहे हैं वो जीवन जी पाए और स्वस्थ भारत का निर्माण यहाँ से होगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स और मेडिकल डिवाइस पार्क कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फंड और योजनाओं को स्थापित किया है। सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। इसके लिए लोग बजट सहित प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट और मेडिकल इक्विपमेंट की सब्सिडी जैसी कुछ विशेष छूट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नागरिकों को हेल्थ चेकअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बजट 2023 में एक परिवार के लिए चेकअप की डिडक्शन लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करना चाहिए। फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी आम बजट में सरकार इनोवेशन के साथ शोध एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमनों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी, ताकि फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गति मिल सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एम्स समेत मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो, इसको लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं, जहां 50 से 90% दवाएं सस्ती मिलती हैं। बजट में इसकी संख्या को बढ़ाने की भी घोषणा हो सकती है। टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों को तय सीमा पर उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी कुछ बजटीय प्रावधान हो सकते हैं। देश के करीब 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी के 40 करोड़ लोग अभी भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। आने वाले बजट में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए और आयुष्मान भारत योजना के दायरे को और बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है उनको इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। बूढ़ा पहाड़ के नक्सल मुक्त होने के बाद जहां एक तरफ इस क्षेत्र के विकास की पहल की जा रही है, वहीं यहां की खूबसूरत वादियों को पर्यटन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम बूढ़ा पहाड़ पर हैं और ये देखिए, ये गढ़वा का जो हम कह सकते हैं, ये गढ़वा का पहाड़ आता है इस तरफ। और उसके बाद जब आप हमारे बाईं तरफ देखेंगे तो ये जो एरिया है ये लातेहार का एरिया पड़ता है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आपको घुमाते घुमाते ये बाईं तरफ और बढ़े तो ये छत्तीसगढ़ का इलाका है और ये छत्तीसगढ़ का बलरामपुर का इलाका पड़ता है और वो पहाड़ है। और ये लोग आप देख रहे हैं, ये सब
ये छत्तीसगढ़ से लोग चलकर आ रहे हैं और बूढ़ा पहाड़ पे जहां पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी, लोग नहीं पहुंचते थे, और वहां जब अक्टूबर 2022 के बाद जो नक्सलियों का कब्जा था वो खत्म हुआ, तो यहां पर इस तरीके से लोगों की आवाजाही बढ़ी। और जब जिला प्रशासन और जो हम कह सकते हैं सीआरपीएफ के जवान यहां पहुंचे और मुख्यमंत्री कोई जो राज्य के हैं वो पहली बार जब बूढ़ा पहाड़ पे पहुंचे, तो उन्हें लोग इस तरीके से यहाँ पे जागरूक दिखे और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक डिफिकल्ट ये जो एरिया है वहाँ पर नक्सलियों का कब्जा था, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यहाँ आसपास इस पहाड़ पे कई फैमिलीज रहती हैं, लेकिन यहाँ पीने के पानी के उस तरीके से इंतजाम नहीं है। यहाँ पर एक ये कुआं हाल के दिनों में जब नक्सली को यहाँ से भगाया गया है तो उसके बाद ये कुआं बनाया गया है और उसके बाद यहाँ से पानी को लिफ्ट किया जाता है। बाकायदा एक मोटर लगाया गया है और लिफ्ट करके जो यहाँ पे ऊंचाई वाले इलाके हैं जहाँ पर कैंप बनाया गया है, जगुआर का कैंप है, सीआरपीएफ का कैंप है, और वहां पर ये पानी यहां से ले आया जाता है ताकि उनकी जो दैनिक जरूरतें हैं उसको पूरी की जा सके। और इसी तरीके का एक बगल में एक झरना है जिसके जरिए जो आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग रहते हैं उनको पानी मिलता है, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस की यहाँ पहुंच पहले नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर विकास की किरण भी नहीं पहुंची थी। लेकिन अब जब यहाँ पर नक्सलियों को खदेड़ा गया है और उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है तो लोगों में आप देख सकते हैं एक उत्साह भी दिखा है और लोग अब इन जगहों पर पहुंचने लगे जहां पर पहले सिर्फ डर खौफ का माहौल हुआ करता था। अपने सहयोगी करमवीर और विजेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बूढ़ा पहाड़। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास अपने सफर पर लगातार बढ़ रही है। यह क्रूज पश्चिम बंगाल चंद्रनगर पहुंचा है। क्रूज पर सवार सैलानियों ने शहर का दौरा किया और वहां की संस्कृति परंपरा को जानने समझने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित एक शहर चंद्रनगर। गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने इस शहर के इतिहास को करीब से देखा। कुछ देर यहाँ बने सुंदर फुटपाथ पर विचरण किया। यह शहर कभी फ्रांस का उपनिवेश था जिसे सन 1950 में भारत में मिला लिया गया। हुगली नदी के किनारे स्थित यह स्थल मात्र 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सैलानियों ने यहाँ की सुप्रसिद्ध सेक्रेड हार्ट चर्च में प्रार्थना की, सेंट थॉमस स्कूल में बच्चों से मिले, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, यहाँ मौजूद फ्रेंच संग्रहालय में लगी तत्कालीन प्रयोग में आने वाले सामानों की प्रदर्शनी को देखा। 1931 में बने चंद्रनगर कॉलेज भी गए। About India, it's a very diverse country. It's beautiful, friendly, welcoming, and colorful and religious. It's so diverse. It's everything to be found in this country. I've seen the Ganges. I've experienced it in Varanasi before, and I didn't expect it to be so wide at some places and also so narrow again on others. And being able to see it every day, you look outside the window and keep on cruising along. It's very nice. Also, all the people who are waving at us and screaming, the little child, they're like, hey, calling for our attention and waving, and it's absolutely amazing. यहाँ फ्रांसीसी सत्ता का कभी शासन था। गंगा किनारे एक पूरी फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। वर्तमान के झरोखे से इतिहास को निहारने की कड़ी में सैलानियों का अनुभव अतुलनीय रहा। चंद्रनगर में हम आए हुए हैं और चंद्रनगर में यहाँ के जो फ्रेंच आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं उनको देख रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हैं, और यहाँ बहुत बढ़िया ये वॉकिंग प्रोमेनाड है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे फ्रेंच लोग घूमते थे तो वहाँ हम घूम रहे हैं। उसके बाद में हमने चर्च भी बाहर से देखा और उसके बाद में हम डुप्ले म्यूजियम है जो कि पैलेस है जो फ्रेंच गवर्नर का था, यहाँ जो रूल करता था, उसमें म्यूजियम है। तो उससे फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है बंगाल में, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या ट्रेड है, उससे इनको सीखने को मिलेगा। और हमारे जो मेहमान हैं इस चीज़ को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, शांति से देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंच म्यूजियम का मतलब यहाँ पर फ्रेंच लोग रहते थे और ये यूरोपियन कॉलोनी था। आप देखिए बंडेल से श्रीरामपुर तक हर एक प्लॉट फ्रेंच लोग बांट लिए थे और वो लोग मिलजुल कर रहते थे। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों के लिए भारत के मिले जुले सांस्कृतिक रंगों को हर दिन अलग अंदाज में देखना भा रहा है। वो यहाँ बार बार आना चाहते हैं। गंगा नदी के किनारे वेस्ट बंगाल के चंद्रनगर में फ्रेंच जो कॉलोनीज थी ये 18th सेंचुरी में बनी थी और इसको देखने के लिए
हम लोग आज एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों के साथ आए और हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर उस जमाने में जिस प्रकार से चर्च का निर्माण हुआ था वो भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा। एक म्यूजियम हम लोगों ने यहाँ से देखी है जहाँ पर उस जमाने की तमाम चीजें वहाँ पर रखी गई हैं और ये बताने का कोशिश किया गया है कि उस जमाने में कल्चर किस प्रकार से यहाँ पर होता था फ्रेंच का और किस प्रकार से वो यहाँ पर रूल करते थे। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, चंद्रनगर। भारत के अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में नवाचार के महत्व और इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में स्टार्टअप 20 की स्थापना की पहल की गई है। Disruption and to do innovation. And this is the startup engagement group is India's innovation to the G20 movement. It's the first engagement group which drives technology, innovation and the startup movement. And this is born out of India's conviction that the world needs more and more of technology, the world needs more disruption, the world needs young entrepreneur and to धनबाद जिले के एक निजी अस्पताल में कल देर रात भीषण आग लगने से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित इस अस्पताल में रात 1 बजे आग लगी। घटना की सूचना पर पहुंचे दमकल की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने अगलगी की इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। के द्वारा आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। हम लोग यहाँ बगल सामने वाले बिल्डिंग में रहते हैं। 2:20 पर आग का कुछ लपटें दिखाई देने लगी। हम लोग दौड़ के नीचे आए तो देखे कि इसमें आग लग चुकी थी। पता चला कि आग लगा है तो हम अपना हस्बैंड मेरा आए। यदि सही टाइम से मुझे सूचना मिलता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राजभवन के पास आमरण अनशन पर बैठे अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मियों से मुलाकात की। चिकित्सा कर्मियों ने प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार निकम्मी भी है और निरंकुश भी। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। प्रशासनिक भवन में तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प कराया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पलामू जिले के उपायुक्त अंजेनिरू दोड्डे ने जनता दरबार में कल जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 20 से अधिक आवेदन आए। सभी आवेदनों को संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेन हटिया हावड़ा हटिया क्रिया योग एक्सप्रेस ट्रेन का चांडिल स्टेशन पर 29 जनवरी से 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया गया है। चांडिल स्टेशन पर इन ट्रेनों का समय भी जारी कर दिया गया है। खूंटी जिले के सायको थाना अंतर्गत राजकीय आदर्श उच्च विद्यालय कूड़ापूर्ति में पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत रोड, ड्राइनेज, यातायात के नियम तथा अन्य विषयों पर छात्रों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
गुमला जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपायुक्त सुशांत गौरव ने बघीमा पंचायत भवन अंतर्गत बनी लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मुखिया एवं पंचायत सचिव को इस नए संरचना का संरक्षण एवं सदुपयोग करने का निर्देश दिया। लातेहार जिले में उपायुक्त ने जिला स्तरीय छात्रवृत्ति अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राथमिकी, मध्य एवं उच्च में कुल 7,193 छात्र छात्राओं के आवेदनों को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन अभियान की सफलता के लिए जिला स्तरीय बैठक की। उन्होंने बताया कि कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण अभियान है। रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने छतरमांडू स्थित निर्माणाधीन ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को रामगढ़ विधानसभा उपनिर्वाचन के दौरान ईवीएम वेयरहाउस को आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। देवघर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित जिला सलाहकार समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा जिले के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक की। इस दौरान 119 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। गिरिडीह जिले में सहायक डाक निदेशक शिव कुमार सिंह ने डाक विभाग गिरिडीह मंडल के कार्यों की समीक्षा की। मौके पर डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह और सहायक डाक अधीक्षक प्रीतेश बंसल भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान गिरिडीह मंडल में डाक विभाग की व्यावसायिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में हम लोग मुख्य रूप से व्यवसाय विकास, पीएलआई, आरपीएलआई, सेविंग बैंक और हमारा मेल परफॉर्मेंस, इस पर चर्चा करने के लिए बुलाए हैं। और काफी हर्ष के साथ मुझे सूचित करना है कि 30,000 का जो टारगेट हम लोग को मिला था इस जनवरी में, इसमें कि 18,000 से ज्यादा खाता हमारे खुल चुके हैं जनवरी में, और बाकी भी जो है हमारे सभी लोग एश्योरेंस दे रहे हैं कि इसमें खुल जाएगा। पब्लिक काफी तेजी से हमारे यहाँ आ रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं खूंटी में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। फिर उसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ इजाफा हो सकता है। कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। राय का बहुत अहम योगदान था। 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा जिले में जन्मे लाला लाजपत राय ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसावादी राजनीति करने के साथ सामाजिक कार्यों में पूरी दृढ़ता के साथ अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हरा दिया। रांची में कल खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने 176 रन के जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 155 रन ही बना सकी। वाशिंगटन सुंदर ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया और हालांकि वे टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके, सुंदर ने तूफानी अर्धशतक लगाने के साथ साथ 2 विकेट भी लिए थे। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने खतरनाक गेंदबाजी की और 2 विकेट झटके। भारत ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान के साथ सिर्फ 155 रन ही बनाए। दूरदर्शन केंद्र रांची में 12 जनवरी से आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट का कल समापन हो गया। इसमें कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में ओपी झा और कुमार पुष्कर की टीम विजेता रही, जबकि गणेश कुमार और मनोज कुमार की टीम को उपविजेता घोषित किया गया। महिला वर्ग में सोनी कुमारी और करिश्मा कुमारी की टीम विजेता तथा सीमा कुमारी और प्रिया सहाय की टीम उपविजेता रही। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां माननीय प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। दोनों के दर्शन करके
मैं आज धन्य हो गया हूं। देश भर से यहां पधारे सभी श्रद्धालुओं की भांति मैं भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, ये भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस है। सप्ताह भर से यहां इससे जुड़े समारोह चल रहे हैं। जितना बड़ा ये अवसर है, उतनी ही भव्यता, उतनी दिव्यता, उतनी ही बड़ी भागीदारी गुर्जर समाज ने सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई। परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर झारखंड को बड़ी सफलता मिली है। करीब 3 दशकों तक माओवादी नेताओं का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। लातेहार और गढ़वा जिले के सीमावर्ती बूढ़ा पहाड़ का कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दौरा किया और 100 करोड़ रुपए के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। पिछले 28 वर्षों में यह पहला मौका था जब कोई मुख्यमंत्री इस दुर्गम इलाके में पहुंचा था। मौके पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव राजीव अरुण एक्का, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी मौजूद थे। बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वा जिले के टेहरी पंचायत के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में अब गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं, विकास की गूंज सुनाई देगी। सभी लोगों का यह संकल्प है कि इस क्षेत्र का बदलाव हम लोग करके रहेंगे। 100 करोड़ रुपया का भी योजना यहाँ लगाया जा रहा है। जरूरत पड़ेगा तो 500 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो बूढ़ा पहाड़ में 500 करोड़ रुपया हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। पैसे का कोई कमी नहीं। आज तो हम लोग हेलीकॉप्टर से आए, अब बहुत जल्द यहाँ पर अब हम लोग सड़क मार्ग से आए और इस खूबसूरत वादियों को फलने फूलने का एक नया आयाम खुलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी यह इलाका माओवादियों का खौफ का गवाह था। पूरे इलाकों को माओवादियों ने अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने माओवादियों को और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव को किया संबोधित। नक्सलियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार पहुंची सरकार। 100 करोड़ की बीपीजीपी योजना से बदलेगी 22 गांवों की तस्वीर। धनबाद में एक निजी क्लिनिक में लगी भीषण आग, डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक। और रांची में कल खेले गए 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रनों से हराया।